Good morning, students. Today in this video, we will study a few examples from exercise 9.3 based on solution of two-dimensional Laplace equation using the method of separation of variables. Example number 1. Solve curly square u by curly x square कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपकी लाप्लास इक्वेशन है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना है और इस सॉल्यूशन पे कौन सी बाउंड्री कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब आप u में x को 0 पुट करें या x को a पुट करें या y को 0 पुट करें तो आंसर 0 आता है और u x y में जैसे ही आप y को b पुट करेंगे तो आपका फंक्शन ये आएगा। यहाँ सॉल्यूशन के लिए जो आप मेथड यूज करोगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है मेथड के जो हमने आर्टिकल प्रूव किया था solution of Laplace equation using method of separation of variables से। तो before watching this video, firstly watch that video and then we will come to solution part। अब जो स्टार्टिंग का पार्ट आपका आर्टिकल से एग्जैक्टली सिमिलर यहाँ यूज हो रहा है तो मैं उसे डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। देखिए ये आपकी गिवन इक्वेशन थी, आपने u को ऐसे अज्यूम किया, डिफरेंशिएट करके दो इक्वेशंस बनाई। अब आपको याद होगा कि हमने वहाँ कहा था कि दोनों पार्ट, एक साइड x का फंक्शन एक साइड y का फंक्शन, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब बोथ टर्म किसी सेम कांस्टेंट के इक्वल हों। तो वहां तो हमने तीन केसेस डिस्कस किए थे। आपके जो केसेस थे वो पॉजिटिव कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट और नेगेटिव कांस्टेंट, और लास्ट में आर्टिकल में हमने ये रिजल्ट निकाल लिया था कि जो पॉजिटिव और जीरो कांस्टेंट होता है वो आपकी गिवन कंडीशंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं होता है। तो अब क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपने नेगेटिव कांस्टेंट वाला ही केस सॉल्व करना है। तो ये देखिए दो आपकी इक्वेशन बन गई, इससे कॉस में और इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब आपने इस सॉल्यूशन में वैल्यूज निकालने के लिए कांस्टेंट की अपनी गिवन कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, x को 0 पुट कर दिया, u0y आपका राइट साइड पर सिर्फ बच गया c1 जिससे c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि ये पार्ट तो 0 नहीं हो सकता। फिर आपने क्या करा, ये c1 की वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी, इक्वेशन 3 इस इक्वेशन को रिड्यूस कर गई। अब इस इक्वेशन पर आप अपनी नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें x को a पुट करने पर आंसर क्या आता है, 0। हाँ जी, देखिए हमने x को a पुट करा, u a y आपका ये बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पार्ट 0 नहीं हो सकता वरना सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। c2 भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि c1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो इसके 0 होने से भी 0 सॉल्यूशन आएगा। तो मतलब क्या 0 होगा, साइन m में, साइन m में 0 होते ही, साइन m एक 0 होते ही यहाँ पर साइन वर्ड नहीं आएगा, m में किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सीधा ही लिख दीजिए, आपको इस पार्ट को लिखने की जरूरत ही नहीं है। साइन m में 0 इज इक्वल टू m में इज इक्वल टू n पाई, तो m आ गया n पाई बाय a। तो n की हर वैल्यू के लिए सॉल्यूशन है। तो अभी तो मैंने पहले यहाँ u में वैल्यू रिप्लेस करी, रिप्लेस करने के बाद अब हम थर्ड कंडीशन यूज कर रहे हैं। बाद में हम ये जो n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सोन है, इसको यूज करते हुए ये सॉल्यूशन u ना लिखकर un की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब मैं इसमें y को 0 पुट कर रही हूँ, y को 0 पुट करते ही आप देखिए यहाँ पर ये बन गया c3 प्लस c4, ये वाला पार्ट एज इट इज। अब देखिए आप c2 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि c2 0 होते ही ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका x का फंक्शन है इसलिए 0 नहीं हो सकता, ये c3 प्लस c4 0 होगा, तो यानी कि c3 जो आ गया वो नेगेटिव ऑफ c4 आ गया। मैंने इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके कॉमन निकाल लिया तो बाहर ये नया कांस्टेंट c2 c3 बन गया। अब हम इस इक्वेशन में y को क्या पुट कर देते हैं, b। जैसे ही आपने इसमें y को b पुट करा, ux b आपका ये बन गया है। अब इसको हमने लेफ्ट साइड पर अपना जो गिवन फंक्शन था उसके इक्वल पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या कर रहा है, आपको वैल्यू निकालनी थी c2 c3 की। तो c2 c3 की जब आप वैल्यू कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो देखिए ये x वाला पार्ट बोथ साइड क्या आ रहा है, सेम।
तो जो C2C3 इंटू दिस पार्ट है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो आपका 1 किसके इक्वल हो जाएगा C2C3 इंटू में दिस पार्ट, आपका ये आ गया। अभी मैंने लास्ट आर्टिकल में भी एक्सप्लेन करा था कि ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा आपका 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल होता है। तो आपका ये जो C2C3 की वैल्यू आई है ये हमने UXY में रिप्लेस कर दी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। आपको ये वाला क्वेश्चन में जो इसने मेथड यूज किया है थोड़ा सा आपके आर्टिकल से आपको डिफरेंट लगा होगा, आप चाहें तो इसको बिल्कुल अपना वही समेशन वाला मेथड लेते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसमें हम काफ़ी हद तक वही समेशन वाला मेथड लेकर ही आपको सॉल्व कर कर दिखाएंगे। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास ऑप्शनल होता है कि आपको जो टेक्निक सभी सीखने के बाद जो बेस्ट और इजी लगे वो आपको यूज़ करनी चाहिए। मेरी जो प्रेफरेंस अगर मैं आपको कहूँगी कि जो समेशन वाला मेथड मैं अभी अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल में फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ और सिमिलर टेक्निक आपने हीट और वेव इक्वेशन में भी अप्लाई करी थी, आप सिमिलर टेक्निक अप्लाई करके भी इसको सेल्फ सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, आपकी इक्वेशन यही सेम है, कंडीशन में क्या चेंज आ गया कि वहां जहां पर आपने a यूज किया था वहां पर अब आपका क्या यूज हो रहा है पाई। तो u0y और u पाई y तो 0 है और ux0 की वैल्यू k है और ux इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहला जो पार्ट था कि आपने सॉल्यूशन को कोई कांस्टेंट, अब यहाँ पे m की जगह इसने p नोटेशन यूज कर ली, नोटेशन से आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। आपको अगर यहाँ पर m यूज करना कंफर्टेबल लगता है तो आप m लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये x और y के सॉल्यूशन निकाल लिए हमने, दोनों सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई में लिखकर आपका uxy आ गया। अब इसमें सबसे पहले x को आपने 0 पुट करा तो सॉल्व करके आपका बिल्कुल हर क्वेश्चन की तरह ही c1 0 आ गया। c1 को मैंने इस इक्वेशन में 0 पुट कर दिया तो आपका रिड्यूस हो गया क्वेश्चन इस इक्वेशन पर। अब इसमें हमने x को क्या पुट करना है पाई, तो जैसे ही आपने x को पाई पुट करा तो ये बन गया साइन पी वाई और यहाँ पर ये है गया आपका। अब ये वाला पार्ट तो आपका जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका y सॉल्यूशन है जो कि नॉन जीरो है। C2 आपका जीरो नहीं हो सकता क्योंकि C1 पहले ही जीरो हो गया है और अगर आप यहाँ से देखें C2 भी जीरो हो गया तो भी जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा कि साइन पी वाई जीरो होगा, साइन थीटा जीरो तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो p किसके इक्वल आ गया एन के और n आपका 1 2 3 सोन कोई भी नेचुरल नंबर है। अब ये p की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो ये आपका बन गया C2 sin nx C3 en y प्लस C4 e की माइनस एन वाई। हमने यहाँ पर क्या करा p की वैल्यू हर जगह क्या कर दी रिप्लेस। अब नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो क्या कह रही थी कि u पर जब लिमिट लगाएं y टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आंसर कितना आता है आपका 0। एक्चुअल में वहां पर देखो ऐसे लिखा था ux इन्फिनिटी 0, तो इन्फिनिटी जो पॉइंट होता है वो कभी भी पुट नहीं किया जाता, इन्फिनिटी के कोई भी नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो जब भी इन्फिनिटी लगाना है तो वो लिमिट अप्लाई की जाती है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट नहीं किया जाता। तो हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी। अब जब लिमिट लगाएंगे तो देखो इस पार्ट में तो y है ही नहीं, ये तो रहेगा एज इट इज, यानी कि लिमिट होगी इस पार्ट पर अप्लाई। अब e की पावर जब मैं इसमें अप्लाई करूं माइनस इन्फिनिटी तो क्या बन जाएगा 1 बाय ई की पावर में इन्फिनिटी, तो ये बन गया आपका 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि 0। तो ये वाली टर्म तो हो गई 0 और ये वाली टर्म पे मैंने लिमिट लिख कर बाकी सबको लिख दिया एज इट इज। अब क्योंकि क्या गिवन है आपको C2 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि C2 0 होते ही इस इक्वेशन से आपका सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर साइन nx भी 0 नहीं हो सकता वरना उससे आपका वो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। फिर आपका ये वाला जो पार्ट है ये भी 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये आपकी वैल्यू 0 नहीं है। तो सिर्फ क्या ऑप्शन बचा कि आपका C3 0 होगा। Putting this value of C3 in equation number 5, we will get क्या बचा C2 sin nx into C4 e की माइनस एन वाई।
तो यहाँ पे C2 और C4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास जो आपकी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला जो सॉल्यूशन है वो ये है। लेकिन ये सॉल्यूशन हर n की वैल्यू के लिए आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है, तो मैंने इसे u ना लिख कर क्या लिख दिया un, और C2 C4 को एक नया कांस्टेंट जो नाम देना था वो हमने bn ले लिया n की हर वैल्यू के लिए, बाकी ऐसी चीज। तो जो अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया है उस एग्जाम्पल को भी फर्स्ट में इसी टाइप से आप un सपोज करते हुए सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आपको क्या प्रूव करना है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन। अब आपकी एक कंडीशन है जो यूज करनी रह गई है कि ux 0 x के इक्वल है, तो अब हम इसको यूज करते हैं। अब जो मैंने u फंक्शन डिफाइन करा वो कैसे करा कि समेशन अप्लाई कर दिया un पर और un की वैल्यू पुट कर दी। इस फंक्शन में y को क्या पुट कर दिया 0, तो ux 0 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास k, और ये राइट साइड से e की पावर -0 की वैल्यू 1 हो के ये आ गई। अब आपको निकालनी थी bn की वैल्यू, तो अब आपका देखिए ये फंक्शन बनता है। मैंने ये फार्मूला अपनी लाप्लास इक्वेशन वाले आर्टिकल में भी मेंशन किया था, और ये फार्मूला हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में भी स्टडी किया है कि bn इस फॉर्म में किसके इक्वल होता है, फार्मूला होता है 2/a। a की वैल्यू की जगह यहाँ पर यूज हो रहा है पाई, तो 2/पाई लिमिट 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला फंक्शन जिसकी वैल्यू है यहाँ पर k, और जो यहाँ पर साइन वाला एंगल यूज होता है वो। ठीक है, हमने पुट करा। अब k तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन बनेगा cos nx। तो अभी देखो मैं आपके लिए लिख देती हूँ, साइन का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस cos nx, एक मिनट ऐसे छूट गया था, हाँ जी देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है साइन nx का इंटीग्रेशन cos nx, और अपॉन में क्या आएगा आपका n, वो n तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, मैं उस पार्ट को नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लो चाहो तो आपके कंफर्टेबल के लिए एक बार लिख देते हैं, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस कोस एन पाई और माइनस माइनस प्लस कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 माइनस कोस एन पाई होता है -1 की n, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए कि कोस एन पाई को क्या लिखेंगे, हमारा फार्मूला होता है कोस एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -1 की n कोस थीटा। तो जब कोस एन पाई निकालना है तो उसे हम लिख लेंगे कोस एन पाई प्लस 0, तो ये हो जाएगा -1 की n कोस 0, कोस 0 होता है 1, तो ये बच गया -1 की n। तो आपका ये रिजल्ट आ गया। अब जब n इवन होगा तो -1 की n आपका 1 बन के कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। जब ऑड होगा तो आपका 1 माइनस माइनस प्लस करके 2 बन जाएगा, और 2 इंटू 2 आपका 4 आ जाएगा। अब ये वाली जो b की वैल्यू है हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 7 में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समेशन में जब n की वैल्यू इवन आएगी तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाता है 0, और n की वैल्यू जब ऑड आएगी तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू है ये। तो मैंने देखो क्या किया, कोफिशिएंट bn की तो वैल्यू ये लिख दी। अब क्योंकि इस bn कोफिशिएंट में n का जो पार्ट आ रहा था 1/n वो तो रख लिया समेशन के अंदर, और कांस्टेंट टर्म रख दी बाहर, और समेशन क्या लगा दिया, n की वैल्यू 135 सिर्फ ऑड टर्म्स, और इनको पुट कर देंगे तो आपकी एक्सपेंशन आ जाएगी इस टाइप की। ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे आ जाइए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन के लिए ये नोटेशन भी यूज होती है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपका जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया था, वहाँ जब स्टार्टिंग में सारी इक्वेशन स्टडी की थी वहाँ हमने इस नोटेशन को भी स्टडी किया था। अब x की वैल्यू है 0 से a के बीच में, y की वैल्यू है 0 से b के बीच में। अंडर दीज कंडीशन आपको लाप्लास इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो पहली कंडीशन तो आपकी बिल्कुल सिंपल है, x जब 0 है, x जब a है, और y की वैल्यू जब b है, तब तो आपका आंसर आएगा 0, और y की वैल्यू जब 0 ले लेंगे तो आंसर है एक्स ए माइनस एक्स। तो ये आपकी लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालने का पार्ट था वो आपके हर क्वेश्चन की तरह यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर होगा।
देखिए बिल्कुल वैसे ही मैंने नेगेटिव कांस्टेंट इक्वल रखकर ये पुट करा। सबसे पहले ये आपका सॉल्यूशन आ गया, हर क्वेश्चन में जैसा आ रहा था। फिर ये आपकी कंडीशंस थी जिन्हें आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने x को 0 पुट करा, c1 0 आ गया। c1 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दी, आपका u x y ये बन गया। अब इसमें x को a पुट करा, आपका ये आया। बिल्कुल हर क्वेश्चन की तरह कि आपका साइन p ही 0 होगा, p की वैल्यू आ गई n पाई बाय a। तो यू एक्स वाई में हमने p की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब नेक्स्ट कंडीशन है y इज इक्वल टू बी। जैसे ही हम पुट करते हैं यू एक्स बी इज इक्वल टू 0 और राइट साइड पर y की जगह क्या पुट कर दिया, b। पुट करते ही देखिए आपका c2 0 नहीं हो सकता, साइन 0 नहीं हो सकता, मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा। इस वाले पार्ट को 0 करते ही आपका c3 इज इक्वल टू c4 आ गया इसके इक्वल। c3 की जो ये वैल्यू है मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 8 में। तो पुट करने के बाद ये बन गया, दोनों में से C4 कॉमन आ गया, उसे हमने बाहर रख लिया, C2 C4 बन गया। ये वाली जो टर्म थी इससे हमने क्या कर लिया, दोनों में एलसीएम ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों पे एक्सपोनेंशियल है तो बेस सेम में पावर्स ऐड होकर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद अब जरा ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर पावर थी, इसको हम ऊपर ले आए हैं तो ये पावर नेगेटिव आ गई। बाकी सब कुछ एज इट इज रखा। आप देखो ये जितना कांस्टेंट पार्ट था जिसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा था मैंने उसे ब्रैकेट में रख लिया है। साइन पाई एक्स बाई ए रह गया, ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा आपकी होगी साइन हाइपरबोलिक थीटा। देन अब इस पूरे पार्ट को हमने एक नया कांस्टेंट नाम रख दिया बी एन। अब आपको क्या करना है, यू एन जो है हर एन के लिए एक सॉल्यूशन है, तो मैं इसका समेशन कर दूं यू, वो भी क्या होगा सॉल्यूशन, तो यू आपका कन्वर्ट हो गया इस पे। अब ये जो कन्वर्ट होकर कंडीशन आई है इस पर हम अपनी लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और सॉल्व करके कांस्टेंट बी एन की वैल्यू निकालेंगे। हाँ जी, देखिए हमने लास्ट कंडीशन क्या थी कि y की जगह जैसे ही 0 पुट करें आपका आना चाहिए एक्स ए माइनस एक्स। तो मैंने पुट कर दिया, आपका ये है, y की जगह 0 पुट कर दिया। क्योंकि एक्चुअल में जो आपकी टर्म यहाँ पर इससे फर्स्ट स्टेप पर इन्वॉल्व हो रही थी उसमें y जो था सिर्फ इस टर्म में था और इसमें क्या था एंगल में b माइनस वाई। तो जैसे ही आपने y को 0 पुट करा यहाँ पर सिर्फ b बच गया। तो अब आपका ये पार्ट आ गया है। अब ये पार्ट भी आपका कांस्टेंट है तो मैंने इसे बी एन के साथ कंबाइंड करके नया कांस्टेंट डी एन नाम रख दिया। अब लेफ्ट साइड पर एफ एक्स ये है और राइट साइड आपकी ये है। तो यूजिंग फार्मूला एक्सप्लेन अर्लियर इन बिफोर एग्जाम्पल्स, तो डी एन का 2/a 0 to a एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, आपने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और dn की देखो मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दिया। बस क्या करना है, राइट साइड पर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा हमने ये साइन हाइपरबोलिक वाला पार्ट उधर क्या ले आए, डिवाइड में। अब देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन होना है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस क्या है, बाय पार्ट्स आपको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब फॉर्मूला लगा के जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देना, आपका ये पार्ट आ जाएगा। इस पर लिमिट अप्लाई कर दी 0 to a। 0 to a लिमिट अप्लाई करने पर अब ध्यान से देखिए, जब आप इस पार्ट में अपर लिमिट a पुट करते हैं तो ये 0 बन जाता है। इस पार्ट में भी जब आप अपर लिमिट a पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ऐसे ही जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए इस वाले पार्ट पर, x की जगह आपने a पुट करा, x से a कट गया, क्या बच गया, cos n पाई। और x को जैसे ही 0 पुट कर रहे हैं ये वाली तो पोर्शन पूरा ही क्या आ जाएगा आपका 0। अपर लिमिट से a से 0 बन गया, x को जब a पुट करा तो ये पार्ट 0, x की जगह 0 पुट करा तो ये पार्ट 0, तो इसका तो पूरा आंसर आ गया 0। अब आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पर, तो जब इसमें x की जगह a पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पर जरा सी एक मिनट इस पार्ट को देखिए एक बार, ये 0 नहीं है, इसमें यहाँ से 0 बनेगा आपका। जब आपने अपर लिमिट इस वाले पार्ट में पुट करी, इस वाले में, तो ये बन गया साइन एन पाई। साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0।
फिर आपने लोअर लिमिट पुट करी, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो अपर और लोअर लिमिट पुट करने पर ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, जीरो। अब इसमें सिंपल आप अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, और कोस एन पाई में पहले ही बहुत वीडियोस में और इस वीडियो में भी एक प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर एन, और साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हमने ये वैल्यू देखो यहाँ रिप्लेस कर दी, दूसरे में कॉस जीरो बन के वो क्या बन जाएगा, 1। तो जो कांस्टेंट पार्ट है वो सारा कॉमन निकाल लिया, आपका ये पार्ट बच गया। अब ये वाला जो पार्ट है, अब इस पार्ट को देखो, जब एन इवन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी, तो 2 इंटू 4 करके उसे 8 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अब हमने क्या किया, जो आपकी बी एन की वैल्यू आई थी वो हमने पुट कर दी, लेकिन बी एन की वैल्यू नॉन जीरो, सिर्फ एन इज इक्वल टू ऑड पर ही थी, तो यहाँ एन इज इक्वल टू 135 करके अंदर वाला सारा फंक्शन एज इट इज लिख दिया। अब इसने वैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप यहीं पर इसे छोड़ सकते हैं, सिंपल इसे कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने वेव इक्वेशन के एक आर्टिकल में किया था कि एन को क्या पुट कर दे, 2m+1, तो m की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे आप, यहाँ पर जीरो मिसिंग है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब n को क्या रिप्लेस कर देंगे हम हर जगह पर 2m+1 से, और कुछ नहीं करना, और ये समेशन फिर 1,3,5 ना होके m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करा कि नोटेशन में जो वेरिएबल है या काउंटर है उसके लिए चाहे m यूज करें या n यूज करें, उससे आपके समेशन में जो टर्म्स आएंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जब मैं यहाँ गई तो मैंने सिंपल क्या करा, m को किससे रिप्लेस कर दिया, n से। फिर नेक्स्ट स्टेप पर उसने क्या कर रखा है, समेशन को 0 से ना चला के अगर वो 1 से चलाना चाह रहा है तो 2n+1 को 2n-1 से कर दिया। तो आप ये फॉर्म लिखें, ये वाली फॉर्म लिखें, या ये तीनों सेम है, सिर्फ लिखने की नोटेशन डिफरेंट है, आपकी मर्जी है आप इसको इसमें कन्वर्ट करें या ना करें। Therefore, the required solution of 1 satisfying the given equation is given by 10th, 11th और 12th। नेक्स्ट पे आ जाइए एग्जाम्पल पे, लास्ट एग्जाम्पल है ये इस एक्सरसाइज का। द स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रेक्टेंगुलर प्लेन विद इंसुलेटेड सरफेस बाउंडेड बाय द लाइंस। अब x की वैल्यू है 0 से 10 तक और y की वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी तक, इज गवर्नड बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्टेन द स्टडी स्टेट टेम्परेचर। अब यहाँ पे स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए आपका टी वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब आपके पास क्या कंडीशन है, u0y और u10y तो आपके हैं 0, ux इन्फिनिटी भी 0 है और ux 0 की वैल्यू है ये। अब आपको ये कंडीशंस को यूज करते हुए इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। अब ये देखिए आपकी गिवन लाप्लास इक्वेशन है। अब यहाँ पर इसने लिख दिया प्रोसीडिंग एज इन प्रीवियस एग्जांपल 3 अप टू इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन दिस। लेकिन जब आपका एग्जाम में ये आर्टिकल आएगा तो ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो ये पार्ट तो आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आर्टिकल्स में रिपीट हो गया है, तो हम इसको रिपीट नहीं कर रहे, हम इससे फर्दर चलते हैं। ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस है जिन्हें आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने x को 0 पुट करा, हर क्वेश्चन की तरह c1 क्या आ जाएगा, 0। फिर आप अपनी c1 को 0 पुट करके अपने सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। फिर आप x को उसमें क्या पुट करेंगे, 10 पुट करते आपको क्लियर है हर क्वेश्चन की तरह ही, साइन 10p को 0 लिखेंगे तो 10p n पाई, तो p की वैल्यू आ गई n पाई बाय 10। हम ये वैल्यू भी क्या कर देते हैं, रिप्लेस करने के बाद अब आपने नेक्स्ट कंडीशन क्या यूज करनी है कि ux इन्फिनिटी क्या है आपका, 0। तो जब आप इस पे, ये यहाँ पे 0 नहीं है, ये इन्फिनिटी है, कि जब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करी y टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखो, इस पार्ट पे मैं लिमिट लगाऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो सिर्फ क्या बचा आपका ये वाला पार्ट। अब इसमें से c2 0 हो नहीं सकता, साइन एन पाई एक्स बाई 10 0 हो नहीं सकते, क्योंकि इनको 0 लेते ही आपका सॉल्यूशन क्या बन जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये वाला पार्ट भी 0 नहीं है, तो मतलब क्या 0 है, c3 0। c3 को आपने इस इक्वेशन में क्या पुट कर देना है, 0। तो जैसे ही आपने C3 को 0 पुट कर आपकी इक्वेशन रिड्यूस कर गई इस फॉर्म में। अब C2 C4 को मैं नया कांस्टेंट B9 नाम दे देती हूँ, क्योंकि इनकी हर वैल्यू के लिए आपका सॉल्यूशन आना है तो मैं U की जगह क्या यूज़ कर लेती हूँ, UN। फिर वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से UXY इनके समेशन के इक्वल होगा।
अब इसमें आप अपनी लास्ट कंडीशन का यूज करेंगे कि आप इसमें क्या पुट कर दे, y को 0 पुट, तो ux 0 आ गया आपका इसके इक्वल। ठीक है, तो ux 0 को आपने इसके इक्वल पुट किया तो आपका ये जो y वाला पार्ट था इसमें e की पावर -0 करते 1 बन गया, वो आपका स्किप हो गया है। अब आपने bn की वैल्यू निकालनी थी, तो ux 0 की वैल्यू जो दे रखी है आपको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखी है कि आपने देखो ये तो बाहर तो अपना वही 2 बाय क्या लिखना है, आपका फॉर्मूला होता था bn निकालने का 2 बाय a लिमिट 0 टू a f ऑफ x, और आपका यहाँ पर क्या साइन यूज हो रहा है, साइन n पाई x बाय 10 इंटू में dx, ये आपका है। अब यहाँ पर जो fx की वैल्यू है वो 0 टू 5 इंटरवल के लिए और 5 टू 10 इंटरवल के डिफरेंट थी, तो मैंने देखो a की वैल्यू 10 चल रही है आपकी यहाँ, तो 2 बाई 10 तो दोनों के साथ लिखा, तो 0 टू 5 वाले में fx की वैल्यू 20x लिख दी, 5 टू 10 में जो वैल्यू गिवन थी वो लिख दी। अब दोनों इंटीग्रल को आपको सेपरेटली क्या करना है, सोल्व। तो पहले तो मैंने देखो 20 से 10 को कैंसिल करके अपना ऊपर 2 आ गया, 2 इंटू 2 4 बना दिया, आपका ये आ गया, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन होना है, ऐसे इधर आ जाएंगे, 20 और 10 कैंसिल होके बाहर 4 आ गया, ये 10 माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के आपने क्या कर देना है, सॉल्व। अब सॉल्व करते हुए आप जब वैल्यूज पुट करेंगे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करके आपकी टर्म जो कैंसिल हो गई थी उन्हें छोड़ दिया, कैंसिल होने के बाद अब आप ध्यान से देखिए आपकी ये वाली जो टर्म है यहाँ पर ब्रैकेट खोलने के बाद इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 2 टाइम्स हो जाएंगी, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है इसलिए ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, तो आपके पास ये आ गया आंसर, और इसको सिंप्लीफाई करके आपने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये आपके पास लास्ट पेज पर bn की इक्वेशन आई थी उसे हमने अपने 10th इक्वेशन में पुट किया जिसमें हमने अपना ux y डिफाइन किया हुआ था, तो bn की वैल्यू में जहाँ n इन्वॉल्व हो रहा था वो वैल्यू तो हमने रख ली समेशन के अंदर और बाकी को रख लिया बाहर। यहाँ इसने समेशन ओपन करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा, और कि जैसे ही समेशन ओपन किया तो आप ज़रा ध्यान से देखिए अब आपकी किस टाइप की टर्म्स आ गई हैं, e की पावर माइनस में एक्स वाई बाई 10 है और साइन पाई एक्स बाई 10 है, और आप ये देखिए पहली टर्म आपकी पॉजिटिव है, अगली नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इस टाइप से आपने जब सिंप्लीफिकेशन करी तो इसने उसको सिंप्लीफाइड करके ऐसे ही लिख दिया -1 की n-1 बाई 2n-1 का स्क्वायर, और इस फॉर्म में आपकी मर्जी है, आप इसको आंसर को अगर यहाँ तक भी छोड़ दें तो ऐसे कोई गलत नहीं है, ये सिंपल इसने सिंपल थोड़ा सा कन्वर्ट करके समेशन को सिंप्लीफाई किया है। इसके साथ ही आपके ये सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं और आपका 9th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।